নমস্কার, দেখছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুতপা। আজকের আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা আমাদের ধারাবাহিক এক বিশেষ অনুষ্ঠান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি তাদের নিয়ে যারা বছরে ৩৬৫ দিন সীমান্ত পাহারায় থাকেন শুধুমাত্র আমরা সুরক্ষায় থাকবো বলে। তাদের এই বিশেষ দিন উদযাপন করতেই আমরা ৪ দিনের যে বিশেষ অনুষ্ঠান রেখেছি তার আজ দ্বিতীয় দিন, এবং দ্বিতীয় দিনে আমরা আলোচনা করব যেটা আমাদের প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীর আমাদের মনের মধ্যে আমরা বলতে পারি একটা আবেগ, একটা অনুভূতি। সেটা হচ্ছে ১৯৭১। এই শব্দটি শুনলেই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের কথা যেমন মনে পড়ে আমাদের নিজেদের অনেক কাছের মানুষকে আমরা হারিয়েছি। অনেক রক্তের বলিদানে একটি নতুন স্বতন্ত্র দেশ আমাদের সামনে এসেছে। এই ৭১-এর যুদ্ধে যাদের ভূমিকা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, এবং তাদের নিয়েই আজ আমরা কথা বলবো। তার নেপথ্যে যে ঘটনা রয়েছে, যেগুলো আমরা অনেকেই জানি না, সেগুলি জানবো। আমাদের সঙ্গে আজ রয়েছেন बीएसएफ এর পক্ষ থেকে श्री पंकज कुमार, डेप्यूटी कमांडेंट सेक्टर क्वार्टर बीएसएफ उदयपुर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस त्रिपुरा पर। प्लेजर टू बी हियर विथ यू। जैसे कि आपसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं 1971 के बारे में, तो त्रिपुरा की यहाँ की लोगों का एक इमोशन भी इसमें अटैच है। Sure. तो हम लोग जानते हैं कि बीएसएफ का बहुत बड़ा एक भूमिका रहा वहाँ पर इस स्वतंत्र के पीछे बांग्लादेश की। अगर उसके बारे में आप कुछ सुनाए हम लोगों को। बेसिकली 25 मार्च 1971 की रात से पाकिस्तान आर्मी द्वारा लगातार 3 दिनों तक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जा रहा था। अच्छा। इस ऑपरेशन सर्च लाइट का उद्देश्य था कि अवामी लीग की जो नेता थे और अवामी लीग की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी लोगों के बीच में, तो अवामी लीग के वरिष्ठ नेता को कत्लेआम करना, सिविल जनता को कत्लेआम करना, लूट, बलात्कार, हत्या, इवन की पाकिस्तान आर्मी द्वारा आपको जानकर हैरत होगा कि वुमेन्स हॉस्टल में जाकर उन लोगों ने गलत वारदात किए, जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक था। इस बात की सूचना पाकर अवामी लीग के कुछ वरिष्ठ नेता, ये विभत्स चीज देख के अवामी लीग के वरिष्ठ नेता खस्तिया की ओर किसान की आड़ में जा रहे थे। अच्छा। उन लोगों को अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। इसकी सूचना श्री गोलक मजुमदार, जो हमारे बीएसएफ आईजी ईस्टर्न फ्रंटियर थे, तो उनको भी अपने संपर्कों से मिली। तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है, आप लोग कुछ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा। तो एक बार मुझे भी मिलने का मौका दीजिए। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का एक अधिकारी, जो अवामी लीग के वरिष्ठ नेता के संपर्क में थे, उन्होंने भी एक नोट भेजकर मदद की गुहार लगाई कि आप मेरी मदद करें। ये सूचना पाकर मेहरपुर और जैनेदा के एसटीओ, जो बीएसएफ की बीओपी चेंगरा खाली नाम है, अगर आप चेंगरा खाली जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली, तो चेंगरा खाली में आए और उन्होंने अभी भी है वहाँ पर? अभी भी है। अच्छा। चेंगरा खाली में है और उन्होंने बताया कि हमारे 2 वरिष्ठ नेता, भारतीय प्रधानमंत्री तत्कालिक जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन वो सीमा पार तभी करेंगे जबकि उनको राज्य के प्रोटोकॉल के तहत आप रिसीव करेंगे। अच्छा। तो ये सूचना पाकर उन्होंने तुरंत बीएसएफ के अपने फ्लैश मैसेज के थ्रू जितनी भी एरिया थी वहां तक अपने ईस्टर्न फ्रंटियर जो श्री गोलक मजुमदार जी थे उनके नजदीक पहुंचा, और श्री गोलक मजुमदार जी विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर उस बीओपी पे पहुंच गए। अच्छा। और उनका राज्य प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया। अच्छा। और स्वागत करने के बाद उनको वहां से उस बीओपी से कलकत्ता लाया गया। अच्छा। कलकत्ता लाने के बाद नेचुरली जब 2 वरिष्ठ नेता आए थे, तो ये सूचना जो हमारे फर्स्ट पहले महानिदेशक थे बीएसएफ के श्री केएफ रुस्तम जी, उनको भी मिली और वो भी कलकत्ता आ गए। अच्छा। और कलकत्ता आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके लगातार और निरंतर समर्थन से बीएसएफ की इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत हो गई, और यहीं से मुक्ति नामक एक लिबरेशन ऑफ वार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अच्छा। ये दोनों वरिष्ठ नेता, अगर मैं आपको जिक्र करूं तो एक वरिष्ठ नेता मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद थे, जो कि बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने, और एक एम अमीरुल इस्लाम जो बैरिस्टर थे और नेशनल असेंबली में चीफ व्हिप का काम भी करते थे। तो ये दोनों नेता को हालांकि बाद में दिल्ली भी ले जाया गया था।
बीएसएफ मैटर ऑफ एज ए शो ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं कि विश्वास जताने के लिए एक मेजर साहब थे अबू उस्मान चौधरी, अच्छा, उनको कुछ गोला हथियार बारूद देकर विदा किया कि आप लड़िए, जो कि खस्तिया जैसोर सेक्टर में फ्रीडम फाइटर के कमांडर थे। अच्छा, वहां पर दिल्ली में ले जाके उनको काफी इन्वॉल्वमेंट हुई। तो बीएसएफ ऐसी ही कुछ घटनाओं से आपको बीएसएफ की भागीदारी इस पूरे रोल दिखता है कि बीएसएफ का मेजर रोल था इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे आप ऐसे बात बताए इतिहास के जो हमें आम लोगों को नहीं पता है। और जो एक आपसे बात जानना चाहती हूँ कि बांग्लादेश की स्वतंत्र के संघर्ष के लिए शुरुआत से लेके वो बढ़ता ही गया, उसके बारे में अगर कुछ बोले आप। दरअसल श्री गोलक मजुमदार जी जो बीएसएफ ईस्टर्न फ्रंटियर के आईजी थे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कलकत्ता में थे। अच्छा, तो श्री गोलक मजुमदार जी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पुलिस में भी काम कर चुके थे। अच्छा, और उस दौरान उन्होंने नेचुरली, अब आप पुलिस में जब काम करते हैं तो काफी ज्यादा आपके संपर्क बढ़ जाते हैं। तो श्री गोलक मजुमदार को ऊपर से ये निर्देश था कि आप अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में जो भी बेहतर है वो आप करें जी। साथ ही गोलक मजुमदार जो पुराने संपर्क थे उनको उन्होंने कल्टीवेट और डेवलप करना शुरू कर दिया था। और श्री गोलक मजुमदार इधर अवामी लीग के नेता और इधर भारतीय अधिकारी के बीच में एक लिंक का भी काम कर रहे थे। अब बीएसएफ के आईजी अगर लिंक का काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ यहाँ से बांग्लादेश संकट या संघर्ष में शामिल हो गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि इधर फ्रीडम फाइटर जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट होता है, फ्रीडम फाइटर का ग्राउंड लेवल मैनेजर चुके एक आईजी थे, तो वो उनके चीफ कोऑर्डिनेटर भी बन गए थे। अब इस सभी को लगता है कि इधर पाकिस्तान सेना जो इनकी अवामी लीग की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो इसको कुचलने के लिए काफी बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी सेना द्वारा बड़े बड़े अभियान चलाया गया था। तो बीएसएफ को यह निर्देश था कि देखिए, आप अपनी सीमा का ख्याल रखिए, बिना सीमा की सुरक्षा को कंप्रोमाइज किए हुए आपको जो भी बेहतर है वो कीजिए और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को भी आप अपने अंजाम तक पहुंचाइए। साथ ही इनको बीएसएफ के जो डीजी थे श्री के.एफ. रुस्तम जी, उनको भारतीय प्रधानमंत्री के तरफ से निर्देश था कि डू व्हाट यू लाइक बट डोंट गेट काउट। आप हर वो काम कर सकते हैं लेकिन पकड़े मत जाइएगा। इधर 31 मार्च 71 को फिर क्या हुआ कि भारतीय संसद में श्रीमती इंदिरा गांधी बताई कि मैं इस मुक्ति संग्राम को, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को मैं समर्थन देती हूं। और इधर ताजुद्दीन अहमद जो 7 दिन तक दिल्ली में रहे थे, भारतीय प्रधानमंत्री, और जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज होता है सभी से उन्होंने मुलाकात किया। 6 और 7 अप्रैल 71 को अपने श्री के.एफ. रुस्तम जी से भी उन्होंने मीटिंग करी। और जो पहली आवश्यकता होती है कि कोई भी मूवमेंट अगर खड़ा होता है तो पहली आवश्यकता होती है कि केंद्र कहाँ बनाया जाए, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद दोनों के वहाँ पर ले आया गया कलकत्ता में फ्रीडम फाइटर्स और जो अवामी लीग के वरिष्ठ नेता थे उनके लिए एक होटल भी रिजर्व रखा गया था। तो इस तरीके से बीएसएफ की जो गति थी शुरुआत से काफी तेज पकड़नी शुरू हो गई थी। अच्छा, जैसे सुना जाता है कि बहुत सारे जगह में हम देखे भी है कि उस समय सीमांत सुरक्षा बल ने एक स्पेशल फोर्स भी रेडी किया था, उसके बारे में अगर कुछ बोल। दरअसल मुक्ति वाहिनी मोर्चा नाम की एक फौज थी। मुक्ति वाहिनी मोर्चा में बंगाल सेना, पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल और कुछ सिविलियन जो चकमा और जो लोग थे बॉर्डर के इलाके के लोग, उनको उसमें शामिल किया गया था। अब किसी सिविलियन को आप शामिल करते हैं, आपको वार लड़नी है रेगुलर आर्मी के खिलाफ, तो उनको आपको ट्रेनिंग देना है, ऑर्गेनाइज करना है, इक्विपमेंट देना है, बड़े बड़े हथियार देने हैं। तो इसको आप ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी शुरू की गई थी। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रिगेडियर बीसी पांडे जी को याद करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर बीसी पांडे बेसिकली बहुत बड़े एकेडमिशियन और ट्रेनिंग में एक्सपर्ट माने जाते थे, तो उनको वहाँ से बुलाया गया। और ब्रिगेडियर बीसी पांडे एक कर्नल एमजी उस्मानी साहब थे, तो कर्नल एमजी उस्मानी साहब से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और वहां से कर्नल एमजी उस्मानी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता थे, वो पैदल ढाका से अगरतला पहुंच गए थे। अच्छा, मतलब इनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने, पांडे जी ने बताया उनको कि देखिए, एक तरफ रेगुलर ट्रूप्स है और एक तरफ आपकी सिविल से
शामिल जनता है, तो आप ऐसे नहीं जीत सकते हैं। 1 to 1 सामना, आमने सामने के मुकाबले में नहीं जीत सकते हैं, तो आपको गुरिल्ला वारफेयर अपनाना पड़ेगा। उस समय नक्सलाइट की हवा बहुत चरम थी। अच्छा। तो माओवादी से प्रभावित लोग बेसिकली ईस्ट बंगाल में, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में बहुत तेज पकड़ा हुआ था उस समय। अगर आपको हिस्ट्री की पुरानी तरफ पेज पलटेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो माओवादी नीति से प्रभावित होकर उन्होंने गुरिल्ला पद्धति अपनाया। गुरिल्ला पद्धति में बेसिकली क्या होता है कि आप घात लगाकर हमला करते हैं, और जो रोड, रेल, कम्युनिकेशन, रेडियो स्टेशन, ये सब जो चीजें होती है उसको आप डिसरप्ट करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये सब निर्णय लिया गया कि आप ये काम कीजिए। साथ ही उनको ट्रेनिंग देने के लिए, मुक्ति योद्धा को ट्रेनिंग देने के लिए 4 सेक्टर में बांटा गया था, लड़ाई के लिहाज से भी और ट्रेनिंग के लिहाज से। जैसे अगर मैं आपको जिक्र करूं तो सिमना, कथुलिया, बगाफा, पत्थरकंडी, आश्रमबाड़ी, यहाँ पे, और इस सभी सेक्टर को ट्रेंड आर्मी ऑफिसर और जो ऑफिसर थे वो लीड कर रहे थे। और इधर क्या हो रहा था कि सीमा का सुरक्षा का सारा बोझ, क्योंकि जब मतलब अपराइजिंग बढ़ता है कहीं पर, तो सीमा से सटे राज्य में काफी ज्यादा शरणार्थी आते हैं। तो लगभग आप देखिए मार्च से लेकर अब मई तक सीमा की सुरक्षा का सारा बोझ बीएसएफ अकेले ही झेला, अकेले ही फेस किया। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे सीमा पर इंटेंसिटी बढ़ती गई काउंटर में, वैसे वैसे बीएसएफ को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ा। तो इस तरीके से बीएसएफ काफी अंदर जाके लोगों को ट्रेनिंग दे के मुक्ति वाहिनी मोर्चा नाम से फौज खड़ा किया, जो बाद में मुक्ति योद्धा भी बने। वाह। और एक बात जो आपसे जानना चाहती हूँ कि हम बहुत प्राउडली बोलते हैं, जो हम त्रिपुरा से है, कि त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस मुक्ति युद्ध में, उसके बारे में कुछ बोले अगर। देखिए, बेसिकली त्रिपुरा राज्य और अगरतला का तो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप त्रिपुरा राज्य का मैप अगर आप इंडियन मैप पे देखेंगे तो लगभग 3 साइड से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। और इतना ही नहीं, जो त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है वो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। तो नेचुरली अगर आपके राज्य 3 तरफ से घिरे हुए हैं और आपका कैपिटल टाउन ही सटा हुआ है, तो इम्पोर्टेंस तो इसका बहुत बढ़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ने के कई एक जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह थी त्रिपुरा राज्य में, जैसा कि मैंने आपको 4-5 जगह का नाम बताया। तो इस तरीके से त्रिपुरा राज्य की इम्पोर्टेंस तो थी उसमें। अगरतला में क्या हुआ कि अगरतला एक कैपिटल टाउन था, तो यहाँ पर आपको एमएनए जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, एमपीए प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर जो थे, अवामी लीग थे, फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही जो पाकिस्तानी सेना में, चूंकि पूर्वी पाकिस्तानी सेना के भी लोग थे, उस पूर्वी पाकिस्तानी के लोग भी शामिल थे उसमें, तो वो भी सिंपैथाइजर थे कि हमारा देश आजाद होगा। तो इन सभी को भी शरण देने का काम त्रिपुरा राज्य या अगरतला में किया गया था। अच्छा। और इसके अलावा जितने भी रिफ्यूजी क्रॉस कर रहे थे सीमा से, उनको भी यहाँ पे शरण देना गया। अब उनके पूरे राज्य और जो लोग यहाँ पर पहले से इनहेबिटेंट थे, उसका काम बनता है एडम बैकअप देना। इस तरीके से आप त्रिपुरा का रोल बहुत है इसमें। इतना ही नहीं, अब आपके ऑपरेशनल बैकअप बनते हैं। तो ऑपरेशनल बैकअप में मैंने आपको बताया ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद हथियार की मदद करना, अंदर घुस के जितने पुलिस पे पिकेट्स थे, उनके बीओपी थे, सभी को बर्बाद करना, फिर वापस आ जाना। तो इस तरीके से त्रिपुरा राज्य और उसकी राजधानी का तो इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे 5 सेंटर भी खोले गए थे। अच्छा, श्योर। और एक बात जो आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग भी ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि जैसे भी कोई युद्ध हो, कोई सूचना हो, उसके लिए मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट में होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस समय आकाशवाणी का यहाँ पर स्थापना भी हुआ था, उसके बारे में अगर कुछ सुनाए। दरअसल देखिए, 2 चीजें होती है, एक सूचना और एक संचार व्यवस्था होती है। सूचना, अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो सूचना बहुत जरूरी है। आप सारे सूचना का संकलन करते हैं, संकलन करके विश्लेषण करते हैं, और फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को बाद में आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सब सूचना तो जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका बचा कि ये संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था से क्या होता है कि जैसे आपने कोई रेडियो बेतार के ना, अगर हमारे यहाँ कुछ घटना घट रही होती है तो हमारे सारे लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे हो या अमेरिका में रह रहे हो, कहीं भी। तो इस तरीके से एक गुप्त रूप से स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, उस समय नाम दिया गया था, तो गुप्त रूप से स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र की स्थापना की गई थी। अच्छा। गुप्त रूप से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्या गया था कि देखिए, अगर ब्रॉडकास्टिंग है वो और ब्रॉडकास्ट करेगा, जब पता चल जाएगा
जो काउंटर पार्ट है, जो आपके एनिमी है, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है उस फेवर में, तो वो क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट से आपको बर्बाद कर देंगे। तो फिर जनता तक पहुंचेगी नहीं कि इसकी पॉपुलैरिटी कहां तक जा रही है। तो इस तरीके से उस गुप्त रूप से किया गया था, टेलीकास्ट भी किया गया था, और ये टेलीकास्ट कलकत्ता तक सुनी गई थी। अच्छा। हाँ, बाद में इसको काफी हाई कैपेसिटी के ट्रांसमीटर लगा के इस रेडियो टेप के थ्रू एक्सटेंशन देके अमटोला से भी प्रसारण किया गया था। और जानकर हैरत होगी कि ये सारी व्यवस्था अपने जो डीजी बीएसएफ थे श्री के.एफ. रुस्तम जी के स्वतंत्र निर्देशन में हो रहा था, वो सारा मॉनिटर कर रहे थे। इस तरीके से सूचना और संचार व्यवस्था का इंपॉर्टेंस है। और एक बात जो जानना चाहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक, अभी फिलहाल हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन सन 1971 में उसका भी यूज किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उसके बारे में अगर कुछ। बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक वार में सभी जगह होते हैं, इसलिए होते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को, इंपॉर्टेंट एरिया को, जो वाइटल एरिया होता है, आप उसको काट देते हैं तो दुश्मन को काफी नुकसान पहुंच जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बीएसएफ के कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जैसे मैं अगर आपको नाम बताऊं तो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र जो अपने आप से कोमिला का, अगर आप धूलीवाड़ी, अगर आप शमशेर नगर लें, सिलहट लें, तो ये सब तीनों जो हवाई पट्टी था, बीएसएफ कमांडोज ने मोटर और आर्टिलरी से बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा जो ब्रिगेडियर बीसी पांडे जो ट्रेनिंग में माहिर थे, उन्होंने एक ब्लैक शर्ट्स नामक एक स्पेशल कमांडोज दस्ता भी बनाया था उस समय, जिसका कि मुख्य काम था कि पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को मॉनिटर करते रहो, और जैसे ही लगे कि ये कमजोर हो रहे हैं, वैसे ही इन पे घात लगा के एम्बुश करके हमला करो और इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाओ। इसी क्रम में एक सुभापुर पुल के जो दक्षिण में इन्होंने पाकिस्तानी सेना पे हमला करके उनको बहुत नुकसान पहुंचाया था। ऐसे पूर्वी सीमांत पर हुए कुछ ऐसे अगर हम घटनावली अब से सुनना चाहते हैं जो हमें नहीं पता है। श्योर, और मुझे सुनाते हुए खुशी भी होगी और मैं गर्व भी महसूस करूंगा। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से 3 लड़ाई का जिक्र करूंगा, जिसमें एक रायगंज की लड़ाई थी। अच्छा। रायगंज की लड़ाई में बेसिकली आप देखें 78 बटालियन की, जैसा मैं बोला कि 23 बटालियन हमारी डिप्लाई थी, लेकिन मैं 3 बटालियन को यहाँ रेफर कर रहा हूँ। एक 78 बटालियन थी, तो 78 बटालियन की 2 कंपनी, अल्फा और चार्ली थी, आप अगर समझ सकते हैं तो अल्फा और चार्ली कंपनी श्री इंद्रजीत सिंह उप्पल साहब के नेतृत्व में, रायगंज के नजदीक फूलकुमारी नदी है, उनको बताया गया था कि आप इसके नॉर्दर्न साइड पे आपको कब्जा करना है। अच्छा। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी और एक तरफ इंद्रजीत उप्पल सिंह साहब बीएसएफ का, और 2 कंपनी लेके गए। दुश्मन के बंकर काफी मजबूत थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बखूबी लड़ा और जोर से लड़ा, काफी मुकाबला किया और अंत में कब्जा करने में सफल भी हो गए। अच्छा। हाँ, हालांकि बाद में इंद्रजीत सिंह उप्पल साहब इस गोलीबारी की चपेट में आ गए और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनको कि बाद में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। क्या? और एक हमारी 104 बटालियन थी, तो 104 बटालियन आपको करीमगंज असम में डिप्लाई थी, तो जिसकी कंपनीज का लोकेशन अगर आप समझें तो धर्मानगर, कैलाश शहर और कमलपुर, अखवाई, इस सेक्टर में डिप्लाई थी। हाँ, तो एक फुलवारी है, अम्बासा के आसपास एक फुलवारी है। हाँ, याद होगा आपको। तो अम्बासा के पास फुलवारी में एक घनघोर युद्ध में ये 104 बटालियन ने पाकिस्तान के 100 सैनिक से ज्यादा मारे थे, 150 सैनिक से ज्यादा घायल किया था और 2 MMG भी छीना था। हाँ, इसके अलावा इन्होंने और भी कई एक ऑपरेशन किए। यहाँ पर बैटल ऑफ धलाई भी लड़ा गया था, अगर आपको याद होगा तो। धलाई की जो अम्बासा जिसका हेडक्वार्टर है, तो बैटल ऑफ धलाई भी यहीं लड़ा गया था। इस वार को देखते हुए, इस जीत को देखते हुए, अपने त्रिपुरा के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 30 अप्रैल 72 को 1972 को 104 बटालियन को वार ट्रॉफी भी दिया था। तीसरी कहानी मैं अगर आपको बताऊं 93 बटालियन की है हमारी, आपके तिलिया मोरा सेक्टर त्रिपुरा में डिप्लाई थी, जिसकी कंपनी जलाया, मोरा चेरा, करंगी चेरा, एसके पारा, बाली गांव, यहाँ पर डिप्लाई थी। तो इन्होंने 104 बटालियन के एक एसी साहब थे श्री के.आर. राव, उनके नेतृत्व में इस यूनिट ने, 93 बटालियन ने, उनके नेतृत्व में एक कमांडो दस्ता तैयार किया और कमांडो दस्ता तैयार करके जलाया एक जगह है
जो कि कारबुक से आगे है। अच्छा। हाँ, सब डिवीजन, कारबुक हाँ, सब हाँ, डिवीजन हाँ, जो हाँ। है। तो जलाया के आगे 3 मुख्य ब्रिज को ध्वस्त किया। अच्छा। 3 मुख्य ब्रिज को ध्वस्त करके और 3 पाक बीओपी, जो कि अगर मैं नाम बताऊं तो तबला चेरी, ताईडोंग, दीवान बाजार, इसको बर्बाद किया था। इसके अलावा भी इसने कमांडो दस्ता ने कई एक सफल ऑपरेशन किए और पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। और इतना ही नहीं, बाद में जलाया में ट्रेनिंग कैंप और जयचंदवाड़ी में दोनों जगह ट्रेनिंग कैंप भी खोला गया था, जो कि बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट साहब के नेतृत्व में चल रहा था। तो ये 3 लड़ाई इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वो सन 1971 की अगर हम बात करें, इस स्वतंत्रता के, इतने बड़े स्वतंत्रता के पीछे बहुत सारी सीमांत सुरक्षा बल के बहुत सारे अधिकारी भी थे और बहुत सारे वीर भी वहां पर थे। उसके बारे में अगर कुछ बोले आप। श्योर। बेसिकली इस लड़ाई में देखिए बीएसएफ सभी जगह डिप्लाई थी। हाँ, हाँ। पाकिस्तान बॉर्डर इस साइड भी, पश्चिमी पाकिस्तान भी और पूर्वी पाकिस्तान में। पाकिस्तान भी। तो इस लड़ाई में आप ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस के जितने फ्रंटियर थे सभी ने लड़ा, और सभी रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों कहिए, अच्छा। रेगुलर और इर्रेगुलर ट्रूप्स के खिलाफ लड़ा और काफी बड़े भूभाग पे कब्जा किया था। इतना ही नहीं, इस सफलता के लिए बीएसएफ को सभी जगह से, चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, जनता हो, सभी जगह से इनको काफी प्रशंसा मिली थी, काफी सराहना मिली थी कि बीएसएफ हैज डन ए गुड जॉब। ठीक है। हालांकि आपको मालूम है कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने भी चुकाया, हमने भी चुकाया है। अच्छा। हाँ, हमारे जरूर सुनना चाहते हैं हम। हमारे 125 जवान इसमें शहीद हुए थे, कुछ घायल हुए। और हालांकि इस युद्ध में जितने भी योद्धा शामिल थे, उनकी अतुल्य वीरता और अदम्य साहस के लिए जो भारत सरकार ने मेडल निर्धारित किए हैं मिला था, जिसमें अगर मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं तो पद्म भूषण 2, पद्मश्री 2, महावीर चक्र 1, परम विशिष्ट सेवा मेडल 1, अति विशिष्ट सेवा मेडल 1, विशिष्ट सेवा मेडल 5, आपको सेना मेडल 46, विशिष्ट सेवा मेडल आपको 5 बताया। इस सभी मिला के, इसके अलावा भी कई एक मेडल्स थे, जैसे महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र हो गया, मेंशन इन डिस्पैच हो गया। कुल मिला के 132 पदक हासिल हुए थे और इन सभी पदक से इन लोगों को अलंकृत किया गया था। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी उस योद्धा थे, मुख्य रूप से उन योद्धा को मैं सत नमन करता हूँ। आज के दिन अगर चर्चा चली है तो जिसमें से हमारे बादवा रामकिशन सिंह थे, आर के बादवा हम लोग बोलते थे, तो वो शहीद हुए थे जिनको महावीर चक्र मिला था। और एक हमारे डीसी जोगिंदर सिंह साहब थे, आपको 78 बटालियन का मैंने उप्पल सिंह साहब बताया था, जो फूलकुमारी नदी पर लड़े थे। उसके बाद आपको एसी चंदेल साहब थे, एसी नफे सिंह दलाल साहब थे, एसी लुसई साहब थे, आपको सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल महेंद्र, हेड कांस्टेबल, ऐसे अन्य थे। उनको मैं आज नमन करता हूं और सैल्यूट मारता हूं। साथ ही एक बात, बहुत ही मजेदार बात आपको शुरू में ले जाना चाहता हूं कि जो श्री गोलक मजुमदार जी थे, जो बीएसएफ के ईस्टर्न फ्रंटियर के आईजी थे, उनको भी इस 2015 में शायद उनकी डेथ हुई है। अच्छा। बड़े बुजुर्ग हो गए थे। तो श्री गोलक मजुमदार जी को भी इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था और बांग्लादेश ने भी उनकी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हुए फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश का ऑनर दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हम भी यहाँ से हेडलाइंस त्रिपुरा की ओर से उन सभी जवान को हम भी नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपको, आप इतना समय निकल के, आपके कीमती वक्त निकल के हमारे स्टूडियो पर आए और बहुत सारी ऐसी कुछ बातें थी जो हम आम लोगों को पता नहीं था, वो आप शेयर किए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। একেবারেই যেটা আমরা শুনছিলাম যে 1971 সালের সেই যুদ্ধ, সেটা মানেই তো আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের, প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীর রক্তে সেটা রয়েছে এবং তার অনেক কিছু সেরকম কথা, তার অনেক কিছু সেরকম বীর গাথা যেগুলি আমাদের জানা ছিল না, সেগুলি আজ জানলাম, আমরা শুনলাম। আমরা প্রত্যেকে মিলে সেই সমস্ত জওয়ানদের আমরা প্রণাম জানাই, তাদের প্রত্যেকে তাদের পরিবারকে আমরা প্রণাম জানাই। তাদের আজ আত্মবলিদানের জন্যই একটি দেশ স্বতন্ত্র হয়েছে,
আমরা সকলে আজ ভালো আছি। এভাবেই কিন্তু বিএসএফ বিগত দিনে আমাদের প্রত্যেকের জন্য হয়ে কাজ করেছে, আগামী দিনেও তারা কাজ করবে এবং সীমান্তের আরো নানা কাহিনী দেখতে আমাদের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে আপনারা অবশ্যই নজর রাখুন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালের পর্দায়। নমস্কার।